वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 फीड एडिटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के चैप्टर में हमने फीड एडिटिव की परिभाषा और उसके जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन किया था। वर्गीकरण हमने कल एडिटिव्स जो पाचन और अवशोषण को बढ़ाते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट जानवर भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट खाता है ना, उसका पाचन और अवशोषण जो पेट में होता है उसको बढ़ाने वाले एडिटिव के बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें हमने कल देखे थे ग्रिट के बारे में, जो मुर्गियों के दाने में मिलाते हैं। ग्रिट संगमरमर के पत्थर के टुकड़े छोटे जो उसको पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। नंबर 2 प्रतिरोधक या उदासीन कारक जो बफर्स और न्यूट्रलाइजर्स, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे चिलेट्स के बारे में। चिलेट्स क्या है? ये फीड एडिटिव, चिलेट्स जो है फीड एडिटिव है, यानी ग्रीक शब्द चीले से बना है। क्या है इसका अर्थ? होता है कला मतलब होता है पंजा। पंजा क्या काम आता है? पंजा पकड़ने के काम आता है। किसी चीज़ को अगर मान लो चील है, झपटा मारती है पंजे से तो किसी जानवर को पकड़ती है शिकार के लिए। ये भी ऐसे ही मतलब पंजे का काम करते हैं। ये चिलेट्स जो है, ये फीड एडिटिव जो है, जब फीड के अंदर मिलाए जाते हैं तो ये धातु बंधक कारक होते हैं। इन्हें अकार्बनिक धातु बंधक बोलते हैं, इनको मेटल बाइंडिंग एजेंट, जिन्हें लिगेंड्स भी कहते हैं। लिगेंड्स यानी ये जो है, जो बॉन्ड्स है उनको पकड़ने का काम करते हैं। जब आपने फिजियोलॉजी में जो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जब पाचन क्रिया फिजियोलॉजी में पढ़ी है, तो उसमें वो बॉन्ड्स का काम करते हैं। यानी चिलेट्स जो एलिमेंट है उसका मतलब है लिगेंड प्लस मिनरल्स, यानी जो मिनरल्स के यौगिक है उनको बांध के रखते हैं ये चिलेट्स जो है, तो इनको बोलते हैं लिगेंड्स। अब इन चिलेट्स का क्या काम है ये आपको एक एक बताता हूँ मैं। कि सबसे पहले धातु आयंस का भंडारण व स्थानांतरण करता है। जो धातु के आयंस होते हैं जैसे सिस्टीन, हिस्टाडीन, कॉपर, जिंक, फेरस, इनको बांध कर स्थानांतरण व भंडारण करता है। उसी प्रकार धातु के आयंस को स्थानांतरित भंडारित करना, जैसे हीमोग्लोबिन बिना आयरन के ऑक्सीजन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। हीमोग्लोबिन जो है वो बिना आयरन के ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्थानांतरित करता है ना, ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ऑक्सीजन जो है बिना आयरन के बिना हीम से मिले बिना वो स्थानांतरित नहीं हो सकती। इसका मतलब वो उसको बाइंड करती है, बांधती है। ऐसे ही चिलेट, जो चिलेट्स है यानी एडिटिव्स जो है चिलेट, ये भोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है। जैसे हीमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, एंजाइम B12 है, आयरन है, कोबाल्ट के, इनके सभी के मेटाबॉलिज्म के लिए चिलेट्स आवश्यक होते हैं। जिंक और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है ब्लड में, जिंक और कैल्शियम का अवशोषण होने के लिए फाइटिक एसिड जिंक चिलेट, ये चिलेट का नाम है फाइटिक एसिड जिंक चिलेट, ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम चिलेट। यानी जो जिंक चिलेट है, फाइटिक एसिड जिंक चिलेट, ये जब आप किसके अंदर मिलाओगे, फीड के अंदर मिलाओगे ना, तो ये फीड एडिटिव है। और ये क्या करेगा, ये जिंक को एब्जॉर्ब करने में सहायता करेगा, इसलिए इनको चिलेट्स बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, एक ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम चिलेट आता है, वो अगर आप फीड में मिलाते हो तो वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम जो है फीड में से ब्लड में एब्जॉर्ब करता है उसको। ये चिलेट्स जो है ये मिनरल्स और अकार्बनिक धातु को, मिनरल्स और अकार्बनिक धातु जो होते हैं उनको इंटेस्टाइन में आयंस में बदल देते हैं। उनको धातुओं को आयंस में बदल देते हैं और मिनरल्स को अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित होने में सहायता करते हैं। प्राकृतिक रूप से जो चिलेट्स मिलते हैं जिनको फीड में मिलाते हैं हम, भाई कुछ चिलेट्स हैं जिनको हम सिंथेसिस करते हैं उनको
कृत्रिम रूप से बनाते हैं, लेकिन कुछ जो है चिलेट्स प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। वो होते हैं क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है, हीमोग्लोबिन है, ये विटामिन B12 है, EDTA है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड को EDTA बोलते हैं। ये जो है चिलेट्स है, ये सारे प्राकृतिक रूप से बने हुए चिलेट्स हैं। तो अब ये चिलेट्स के बारे में था, जिसका मतलब ये था कि जो यौगिक है उनको बाइंड करके रखते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जिनको ये एब्जॉर्व करने में सहायता करते हैं। अब आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स भी एडिटिव का काम करते हैं। एडिटिव का मतलब बताया था मैंने कल आपको कि एडिटिव का मतलब है कि ये आहार नहीं है। आहार का मतलब होता है पशु के भूख मिटाता हो, ये पशु का भूख मिटाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन ये जब आहार में थोड़ी मात्रा में, स्पेसिफिक मात्रा में डालते हैं तो फिर ये क्या है, भोजन को रुचिकर बना देते हैं, उनके पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, ये काम करते हैं। तो एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है एंजाइम। एंजाइम जो है वो एक प्रकार के प्रोटीन है जो विशेष जैविक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट जानते हो क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी चीज़ की क्रिया को बढ़ा देता है। अब आप देखो कि इसका उदाहरण कैसे समझ सकते हो आप, जब क्रिकेट का खेल होता है ना, जब क्रिकेट का खेल होता है तो जो हूटर होते हैं ना, बाहर दर्शक हूटिंग करते हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। हूटिंग जब करेंगे तो खिलाड़ी, उनका खेल निखर जाएगा, वो ढंग से खेलेंगे, रन ज़्यादा बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है ना, भोजन वगैरह जब जानवर खाएगा तो उसमें अगर एंजाइम होंगे तो वो उसकी पाचन क्रिया को बढ़ा देंगे, इसलिए उनको ये एडिटिव का काम करते हैं एंजाइम्स। पशु पक्षियों को जब पौधे दाना या उनके उपजात खिलाए जाते हैं, यानी पशु पक्षियों को जब पौधे या पौधों के जो उपजात है, उपजात का मतलब है जो पौधों से फल फ्रूट है या पत्तियां हैं या उनसे जो धान पैदा होता है, वो जब खिलाते हैं या उनके बाई प्रोडक्ट खिलाते हैं तो कुछ एंजाइम काम करते हैं उसके लिए, उनको पचाने के लिए एंजाइम कुछ काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं एंजाइम? वो ये करते हैं पशु आहार की उपयोगी क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी जो एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन है, मतलब उसको काम में लेने की जो एफिशिएंसी या उसकी, आप यूँ कह सकते हो कि उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं, पाचन क्रिया की ताकत को बढ़ा देते हैं। वे अनाज के उपजात की पाचन शक्ति को बढ़ा देते हैं, मतलब जो अनाज खिलाते हैं या उस अनाज से जो दाना बना के खिलाते हैं उसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर आप एंजाइम मिलाते हो फीड के अंदर तो वो पशु के तनाव को भी कम करते हैं, पशु के तनाव को, स्ट्रेस को कम करते हैं। तो ये अच्छा, मुर्गियों में और सूअरों में, मक्का व सोयाबीन रुचिकर आहार है। मतलब जो सूअर है वो भी मक्की को रुचि से खाते हैं, मुर्गियाँ भी मक्के को रुचि से खाते हैं, सोयाबीन को भी रुचि से खाते हैं। इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण, मतलब क्या है कि ये रुचि तो जरूर रुचि से तो खाते हैं लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जगह पे ज्वार गेहूँ आदि खिलाते हैं। और ये ज्वार और गेहूँ जो है ये सूअर में और मुर्गियों में आसानी से नहीं पचते हैं, आसानी से पचते नहीं हैं। इसलिए ये पक्षी जो बीट करते हैं ना, वो लसीली बीट होती है, यानी स्टिकी ड्रॉपलेट करते हैं। जब पूरा ढंग से पच नहीं पाएगा ना, ये बाजरा गेहूँ जो खिलाते हो वो ढंग से नहीं पचेगा, ज्वार है तो वो बीट करेंगे, वो लसीली बीट यानी स्टिकी का मतलब चिपचिपी बीट करेंगे। उससे पक्षी के खाद बनती है ना जो बीट की, उसमें नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा होने की वजह से अंडे पर चिपक जाएगी वो, मतलब नमी ज़्यादा होगी तो वो फिर लीटर, जिसको लीटर बोलते हैं, बीट को लीटर बोलते हैं, वो लीटर जो है वो अंडों पर चिपक जाएगी और उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। अतः इसलिए क्या करते हैं, जब गेहूँ और ज्वार वगैरह खिलानी होती है तो उसमें एंजाइम मिलाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम मिला देते हैं और वो एंजाइम जो है वो उस भोजन को अच्छी प्रकार से पचा लेते हैं। यानी इस प्रकार एंजाइम के बिना रुमनथियों में रुमन को सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुलक को अपघटित करने में कठिनाई होती है। अगर मान लो जो रूमिनेट्स पशु है, रूमिनेट्स जो जुगाली करने वाले पशु, उनको अगर आप ये चीज़ें खिलाते हो तो उसके जो अंदर रूमन के अंदर रूमिनेट्स के रूमन में
जो माइक्रो फ्लोरा होते हैं या सूक्ष्म जीवी परजीवी होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिनको माइक्रो फ्लोरा बोलते हैं, वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगर मान लो आपने ये फीड एडिटिव नहीं मिला है एंजाइम, तो उसमें अपघटन करने में, यानी उस फीड को अपघटन करने में, पचाने में आसानी नहीं होती, इसलिए उसको मिलाते हैं। अब आहार में हम जब एंजाइम मिलाते हैं फीड एडिटिव के रूप में, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें कौन सी? ये तीन बातें आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई आप तीन ऐसे आहार में एंजाइम मिलाते समय जिन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो तीन बातें कौन सी है? वो ये है कि पाचन तंत्र के पीएच पर, मतलब ऐसे एंजाइम काम में लेने चाहिए जो पाचन तंत्र के पीएच पर आसानी से लंबे समय तक क्रियाशील रह सके। यानी वो एंजाइम हम लेते हैं जो पाचन तंत्र का जो पीएच है उस पे लंबे समय तक क्रियाशील रह सके, ऐसे एंजाइम ले। एक तो ये विशेषता होनी चाहिए एंजाइम की, ये ऐसे होने चाहिए जो सभी प्रकार के पशुओं के आहार में आसानी से मिश्रित किए जा सकें। ऐसा नहीं होगा एक पशु के आहार में मिश्रित कर सकते हो दूसरे में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। ऐसा मतलब एंजाइम चूज करना पड़ेगा जो सभी प्रकार के पशुओं के आहार में आसानी से उनको मिलाया जा सके। अच्छा, तीसरी बात यह कि जो एंजाइम मिलाते हो वो अच्छी गुणवत्ता के हो, ताकि आहार में मिलाने के बाद लंबे समय तक क्रियाशील बने रहे, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीन जो है ना एंजाइम के गुण होने चाहिए, या ध्यान रखने वाली बातें हैं तीन जब आप एंजाइम मिलाते हो फीड एडिटिव के रूप में आहार में। कुछ एंजाइम जो है वो व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित करते हैं, यानी व्यापार का मतलब है बिजनेस के हिसाब से। अब अगर आपके पास में कृत्रिम रूप से तैयार जो होते हैं वो तो इतने मिलते नहीं है, इसलिए एंजाइम को जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं। वो कौन से हैं? एक तो है एविजाइम, उनके नाम अगर आपको ये पूछे व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित एंजाइम के नाम बताओ किन्हीं चार के, तो वो है एविजाइम, नेटुग्रेन जिसको एंडोजाइलिनेज और बीटा ग्लूकोनेज, और एक होता है नेटुफोज जिसको फाइटेज बोलते हैं, एक होता है विवोजाइम, यानी विवोजाइम जो है अल्फा एमाइलेज है, विवोजाइम को अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के एंजाइम जो है ये व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित किए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इनको बनाते हैं ताकि क्या फिर इसको बेचते हैं व्यापारिक रूप से। आप जानते हो बिजनेस का मतलब, तो ये बहुत बड़े स्तर पे इसको बना के बेचते हैं। अब जो आगे नेक्स्ट वाला एडिटिव है जो हम वर्गीकरण करेंगे ना, उसमें वो एडिटिव है जो शारीरिक वृद्धि के उत्पादन को बढ़ाते हैं, यानी पशु के शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं, प्लस जो पशु का उत्पादन है उसको बढ़ाते हैं। उत्पादन का मतलब है जैसे मीट उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, ऊन का उत्पादन है, आदि चीज़ें जो पशुओं से मिलती है उनका उत्पादन जैसे आप करते हो उसको बढ़ा देते हैं वो एडिटिव्स। वो कौन से हैं? एक तो इसमें आता है एंटीबायोटिक्स आपको सर्जरी में पढ़ा रखा है, आपको मेडिसिन में पढ़ाया, आपको फार्मेकोलॉजी में पढ़ाया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो जीवाणुओं से ही पैदा होते हैं। जो जीवाणु जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं उन्हीं जीवाणु से ये एंटीबायोटिक्स पैदा होते हैं, और उन्हीं जीवाणुओं को फिर ये एंटीबायोटिक्स ख़त्म करते हैं, मारते हैं। यानी वे पदार्थ जो जीवाणु या मोल्ड आदि से बनाए जाते हैं और वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं, उनको हमें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अच्छा, इनका उपयोग जो है पशु पक्षियों में शारीरिक वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाने को उनके आहार में अलग मात्रा में मिलाते हैं। उसको एंटीबायोटिक्स को मिलाते जरूर है आहार में, लेकिन कम मात्रा में मिलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन है, बैक्टीरियासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टायरोथायरिसिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है और फ्लेवोवाइसिन है। ये एंटीबायोटिक्स है जो फीड में मिलाते हैं। इनको आहार में मिलाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो एंटीबायोटिक्स को फीड एडिटिव के रूप में जब हम मिलाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी क्या है, जिन सूअरों को हम मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं, जिन सूअरों को मांस हेतु पालकर मोटा करना हो, उनको आहार में इसको देते हैं। ब्रॉयलर पक्षियों को मांस हेतु पालते हैं तो उनके आहार में भी इसको एंटीबायोटिक्स को मिलाते हैं।
अच्छा, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर मुर्गियाँ जो प्रजनन कर ले जाती है उन्हें भी एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। जिनको प्रजनन क्रिया में काम में लेते हैं उनको एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रजनन क्रिया को कम करते हैं या जो उसके स्पर्म वगैरह उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक्स को हमेशा उचित मात्रा में अच्छी तरह आहार में मिला कर देना है, यानी जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो तो जितनी मात्रा उसकी रिकमेंडेड है उतनी मात्रा को अच्छी प्रकार से मिक्स करके उसमें देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये संतुलित आहार का पूरक नहीं है। जो बैलेंस डाइट आप देते हो, आप ये सोचो कि बैलेंस डाइट है, नहीं, बैलेंस डाइट का पूरक नहीं है और इन्हें देना कोई ज़रूरी भी नहीं है। जब भी एडिटिव रूप में देते इसकी मात्रा, निर्धारित मात्रा जब इसकी हम देते हैं तो निर्धारित मात्रा देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी है? एंटीबायोटिक्स जब आप मिक्स करते हो फीड में तो पशु की उम्र का, उसके उत्पादन की किस्म का, किस प्रकार का उत्पादन ले रहे हो, पशु के आहार का स्तर क्या है, पशुशाला की स्वच्छता और पशु पर तनाव आदि, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप उसमें एंटीबायोटिक्स मिला रहे हो। एंटीबायोटिक्स को पशु को लंबे समय तक नहीं देना चाहिए फीड एडिटिव रूप में, अन्यथा पशु बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर आप एंटीबायोटिक्स फीड के अंदर लगातार मिला के दे रहे हो तो पशु के अंदर जो लड़ाई, बीमारी के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं दवा प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाना, यानी सेंसिटिव हो जाएगा उसके प्रति। इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक्स मिला के नहीं देना चाहिए, कभी कभी दे देना चाहिए बीच बीच में। बाज़ार में जो व्यापारिक एंटीबायोटिक एडिटिव्स मिलते हैं, व्यापारिक मतलब जो बेचने के लिए काम में लेते हैं बहुत बड़े स्तर पे, वो कौन कौन से हैं? एक होता है टीएम, ये टेरामाइसिन है। टीएम का मतलब टेरामाइसिन है। टेरामाइसिन 100 फीड सप्लीमेंट, ये फाइजर कंपनी का है। एक होता है ओरियोफेक 2A, ओरोफेक 20, एवोटान 20, एवोपरसिन, फिर बैक्टीज एफएस, जिंक बैक्टीसिन और फ्लेवमाइसिन 40 प्रीमिक्स। ये 40 प्रीमिक्स और 20 एवोपरसिन, और ये जो है कंपनी के नाम है, ये कंपनी से है। बाकी एंटीबायोटिक का नाम तो जो पहले दिए ओरोफेक है, ये नाम है। फिर आता है फ्लेवमाइसिन 40 प्रीमिक्स, ये एक्स्ट कंपनी का है। फिर आता है स्टेफेक 20 एफएस, ये फाइजर कंपनी का है। 3 केयर, हेल्क्यूनोल आदि, ये जो है एंटीबायोटिक्स जो है ये बाज़ार में उपलब्ध होते हैं जो फीड में मिलाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है कि ये वो पदार्थ है जो आहार के जीवित सूक्ष्म जीवी के अनुरूप सप्लीमेंट है, यानी आहार में जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना आहार में, उनके अनुपूरक है ये, यानी इनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इस अनुपूरक में लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, कुछ यीस्ट होते हैं वो मिला देते हैं इसमें। यीस्ट ये माइक्रो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर प्रोबायोटिक्स के क्या काम है? प्रोबायोटिक्स के काम ये है कि प्रोबायोटिक्स कुछ अवांछित हानिकारक जीव जो फीड में है उन पे सीधा असर करके उनको मारते हैं। पाचन तंत्र में जो सूक्ष्म जीवियों के उपापचय को बदल देते हैं, यानी जो पाचन तंत्र में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी है जो पाचन में काम करते हैं उनकी उपापचय को, उनके प्रोडक्शन को ये बदल देते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता, वो इम्यूनिटी उसको बढ़ाते हैं। जो विकृति जनक या रोगोत्पादक जीवी यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स द्वारा उत्पादित विषाक्तता को उदासीन करते हैं, जो कुछ शरीर में रोग पैदा करने वाले जो पैथोजेनिक हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और जो रोग पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म उनको उदासीन करते हैं। अतः प्रोबायोटिक्स को पशु को शारीरिक वृद्धि व आहार की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? शारीरिक वृद्धि, पशु की शारीरिक वृद्धि को बढ़ाते हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम एडिटिव्स जो उपापचय क्रिया को बदल देते हैं, यानी ऐसे एडिटिव्स जो मेटाबॉलिज्म को बदल देते हैं, मतलब एडिटिव्स दैट आल्टर द मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म जो है उपापचय जिसे आप बोलते हो, पाचन क्रिया, उसको बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखे हैं। हार्मोन्स जो है ये
डक्टलेस ग्लैंड्स, ये तो आप जानते हो, जिनके डक्ट नहीं होती है, जो ग्रंथि होती है जो डक्टलेस होती है, जिनके नली नहीं होती है, उनके प्रोडक्ट होते हैं, जो रक्त द्वारा शरीर में संचालित होते हैं, यानी डक्ट से सीधे रक्त में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं हार्मोन्स। और ये एक विशेष प्रकार के अंग पे काम करते हैं। ये हार्मोन जो है वो एक हार्मोन एक विशेष प्रकार के ऑर्गन पे काम करेगा, तो ये ब्लड से सीधे उस ऑर्गन पे जाएगा, वहाँ पे अपना काम करेगा, टारगेट ऑर्गन बोलते हैं उसको। ये एडिटिव्स हार्मोन, ये एडिटिव हार्मोन या तो शरीर में सिंथेसिस होते हैं, या तो इनको शरीर सिंथेसिस कर लेता है, या पशु को बाहरी रूप से दिया जाता है। जैसे ईस्ट्रोजन है, एंड्रोजन्स है, प्रोजेस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, थायरोक्सिन है, थायरोप्रोटीन्स है, ये हार्मोन्स है, या तो शरीर में सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं या ऊपर से देते हैं। ये पशु को क्यों देते हैं? एक तो पशु को मीट पर्पज़ के लिए उसको मोटा करने के लिए देते हैं, जिससे ये देते हैं फिर फैटी हो जाता है जानवर। शारीरिक वृद्धि करने के उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन यदि इनकी मात्रा मांस या दूध में अवशेष के रूप में रह जाएगी, अगर आप उसको जानवर को मोटा करने के लिए दे रहे हो और अगर उसको काटा मांस के लिए और उसके अंदर अगर मान लो इसकी मात्रा पाई गई, तो फिर वो खाने वाले को नुकसान पैदा करता है। इसके बाद आता है इम्प्लांट, निरोजित इम्प्लांट, ये हार्मोन है, मतलब इम्प्लांट जो आगे वाला जो एडिटिव है इम्प्लांट, ये हार्मोन है अथवा हार्मोन की भांति के उत्पाद हैं। ये या तो हार्मोन होंगे या हार्मोन की भांति के उत्पाद, प्रोडक्ट है, जो शरीर में इम्प्लांट कर दी जाती है, यानी शरीर के अंदर इनको रख देते हैं। शरीर के अंदर मान लो कहीं पे जहाँ इसको कान की त्वचा में इम्प्लांट, त्वचा को काट के उसके अंदर इसके डाल के ऊपर से टाँके लगा देते हैं, तो वो अंदर पड़ा पड़ा धीरे धीरे उसको वो हार्मोन मिलता रहेगा। जैसे कान की त्वचा में क्या लगाते हैं, वो डाईथाइल स्टिलबोस्ट्रोल, DES जिसे बोलते हैं, वो कान की त्वचा में लगा देते हैं, धीरे धीरे वो हार्मोन जो शरीर को मिलता रहेगा ब्लड के थ्रू, इसलिए इसको इम्प्लांट बोलते हैं, कोई चीज़ लगाना। अब आता है एडिटिव, जो पशु के शरीर को स्वस्थ स्तर पर असर डालते हैं, नहीं पशु के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, ऐसे मतलब एडिटिव्स, ऐसे एडिटिव्स आते हैं जिसमें एंटी ब्लोट आता है। तो एंटी ब्लोट का मतलब है वे अनुपूरक जो आहार में मिलाने से, ऐसे चीज़ें एडिटिव्स हैं जिनको आहार में मिलाने से पशु के आफरा नहीं आता है, यानी एंटी ब्लोट का काम करते हैं, वो आफरा नहीं आता। जैसे पोलोक्सिलीन, मतलब पोलोक्सिलीन ये क्या है कि आहार में जब मिला देते हो तो पशु जब खाएगा आहार में तो पशु आफरेगा नहीं, यानी उसको आफरा नहीं आएगा, तो ये पशु के स्वस्थ रखने के काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव्स जो पशु के शरीर के स्वस्थ स्तर पर असर डालते हैं। फिर आता है एंटी फंगल एडिटिव्स, यानी एंटी फंगल एडिटिव्स को अगर आप फीड में मिलाते हो तो आहार जो है पूर्ण रूप से उसमें फफूंद पैदा नहीं होगी, फफूंदी वगैरह को पैदा नहीं होने देगा। लेकिन ये एंटी फंगल एडिटिव मिलाने से पहले अगर आप एंटी फंगल एडिटिव उसमें मिलाते हो आहार में, तो उस आहार को पहले अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए, उसको सुखा लेना चाहिए, नहीं तो क्या गीले आहार मिलाओगे तो फिर फफूंदी वैसे ही पैदा हो जाएगी। यानी दाने के लिए सोडियम प्रोपियोनेट, अगर दाना है तो उसमें आपको सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट, हिस्टाडीन, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स आदि ये चीज़ें आप मिला सकते हो उसमें। फिर आता है एंटी कोक्सीडियोसिस, यानी जो कोक्सीडियोसिस की बीमारी जो मुर्गी में होती है या छोटे बच्चों में होती है जिनमें खून के दस्त लगते हैं, अगर आप उसमें एंटी कोक्सीडियोसिस नाम की जो एडिटिव मिला देते हो तो वो बीमारी उनको नहीं होगी। अंतः परजीवीनाशी एंथेलमेंटिक्स, अगर आप एंथेलमेंटिक्स मिला देते हो तो पेट के कीड़े भी मर जाएंगे साथ साथ। एंटी क्रैकिंग कारक का मतलब है कि ये एनहाइड्रस पदार्थ है, एनहाइड्रस पदार्थ है जो खुद बिना गीला हुए, ये खुद गीले नहीं होते हैं लेकिन आहार की नमी को कम कर देते हैं। अगर आप आहार गीला है तो उसमें आप एंटी क्रैकिंग कारक जो निर्जल एनहाइड्रस पदार्थ मिला देते हो तो वो उस नमी को सोख लेते हैं, खुद गीले नहीं होते हैं। और इसके अंदर ये ध्यान रखना चाहिए उसमें क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए, वो आपस में मिलने नहीं चाहिए, क्लम्प करना नहीं करना चाहिए। ये खाने के काम नहीं आते हैं, सिर्फ ये नमी सोखने काम आते हैं। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है साल्ट और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, साल्ट या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम में सोडियम साइनाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साल्ट सिलिसिक एसिड, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम साल्ट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट,
हाइड्रेटेड सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आती है। ये क्या सारे एडिटिव जो है ये नमी को सोखने के काम में आते हैं। लास्ट में आता है ऐसे एडिटिव्स जो फीड के अंदर मिठास पैदा करते हैं, यानी इनको हम फीड एडिटिव स्वीटनर्स बोलते हैं। वे पदार्थ जो आहार में मिलाने पर मिठास पैदा करते हैं, जैसे आहार खाने की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मान लो खाना जो है, भोजन जो आप पशु को खिला रहे हो फीड, वो अगर मीठा हो जाए ना तो पशु उसको ज़्यादा खाएगा और शीघ्र पचने योग्य हो जाएगा। वो उदाहरण के तौर पे क्या मिला सकते हैं हम, शुगर मिला सकते हैं, सेक्रिन मिला सकते हैं, थाउमेटिन मिला सकते हैं, नियोस्पेरिडीन मिला सकते हैं, डाईहाइड्रोकोलोम मिला सकते हैं, NaHDC बोलते हैं उसको, मोनेलिन मिला सकते हैं, थाउमेटिन मिला सकते हैं। ये सारे मीठे पदार्थ हैं। इनको वो अगर फीड में मिलाते हो तो फीड जो है वो मीठा हो जाएगा, पशु इसको ज़्यादा खाएगा और सुगमता से पचेगा। तो ये सारा लेक्चर फीड एडिटिव के बारे में था। तो आपको इनकी परिभाषा तो कम से कम सबकी याद करनी चाहिए, उनके उदाहरण भी याद करने हैं कि फीड एडिटिव जो है किस प्रकार का, फीड एडिटिव के उदाहरण क्या क्या है। तो मैंने आपको सारे फीड एडिटिव पढ़ा दिए। धन्यवाद, थैंक यू।